3 atoms are made up of 3 subatomic particles: electrons, protons and neutrons. Electrons, protons and neutrons. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखें, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अ स्मॉल न्यूक्लियस protons and neutrons are present in a small nucleus. Protons and neutrons are present in a small nucleus at the center of the atom. At the center of the atom. फिर नेक्स्ट है electrons are outside the nucleus. Electrons are outside the nucleus. Next one लिखेंगे, the atoms of different elements differ in the number of electrons. The atoms of different elements differ in the number of electrons, protons and neutrons. Number of electrons, protons and neutrons. Differ in the number of electrons, protons and neutrons. अब हमें इसमें ना ये देखना होता है कि जब भी हम, जैसे हमने इससे पहले वाला जो चैप्टर देखा उसमें हमने कहा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में हमने ये देखा था कि अगर किसी भी मैटर की अगर हम बात करें, मैटर में कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे वो पेपर हो सकता है, पेन हो सकता है, बुक हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, तो अगर उसको हम डिवाइड करना शुरू करें, यानी कि उसको ब्रेक करना शुरू करें, तोड़ना शुरू करें, तो अगर हम उसको तोड़ रहे हैं तो तोड़ते तोड़ते हम सबसे छोटे पार्टिकल पर अगर पहुंच जाते हैं तो उस सबसे छोटे पार्टिकल को हम एटम बोल देते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम 1, 2 या 3 एटम्स को जोड़ देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो मॉलिक्यूल बन जाता है। अब ये कहा गया कि एटम जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल है। जब एटम सबसे छोटा पार्टिकल है तो इसका मतलब उसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन आगे और ज़्यादा स्टडी करने पर ये पता चला कि एटम जो है, एटम के अंदर भी 3 छोटे पार्टिकल्स और होते हैं। तो क्योंकि वो पार्टिकल्स एटम के अंदर होते हैं तो इसलिए उन पार्टिकल्स को सब एटॉमिक पार्टिकल्स कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद हम ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर आउटसाइड द न्यूक्लियस। तो एक ना स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का, एक कोई भी एटम है किसी भी एलिमेंट का, एलिमेंट जैसे कॉपर ले लिया, आयरन ले लिया, कुछ भी ले लिया, तो उसका एक एटम उठा लिया। एटम मतलब सबसे छोटी क्वांटिटी उठा ली। तो वो जो एटम है उसमें हम ये कहते हैं कि बीच में पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस होता है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है। अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, ये पॉजिटिवली चार्ज क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भरे हुए हैं, ठीक है। इसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भरे हुए हैं और इसके बाहर शेल्स बनी हुई हैं। जैसा मैंने पिछले वाले चैप्टर में भी आपको बताया था कि मतलब अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो पहले वाले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। फिर अगर मैं दूसरे वाले शेल की बात करूँ तो दूसरे वाले शेल में आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6
7 और 8, तो इसमें मैक्सिमम कितने आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। फिर उसके बाद अगर हम करें तीसरे शेल की बात, तो तीसरे शेल में मैक्सिमम तो 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 18। लेकिन क्या है कि वो 8 इलेक्ट्रॉन पर ही वो स्टेबल हो जाता है, ठीक। तो हमने ये चीज़ देखी थी, तो इससे क्या है समझ में आ रहा है कि एक जो एटम है ना, उस एटम के अंदर प्रोटॉन भी हैं, न्यूट्रॉन भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। इसका मतलब ये है कि एटम जो है, एटम सबसे छोटी, हाँ जी बोलिए। सर एक डाउट है। बोलो। सर एक क्वेश्चन है, द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ the charge upon mass will only for electron, proton, neutron and alpha particle is। अच्छा, चार्ज अपॉन मास का रेशो पूछ रहे हैं? Only for electron, proton, neutron and alpha particle is। ठीक है, इन सब के चार्ज और मास को ना डिवाइड कर देना है। जैसे हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और मास होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। तो इन दोनों को डिवाइड करना है। ऐसे ही जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का भी मास चार्ज यही होता है, लेकिन मास कितना है वो अभी मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं है कि प्रोटॉन का मास कितना होता है। और जो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल का तो चार्ज और मास दोनों ही नहीं पता मुझे, ठीक है। तो चार्ज और मास अगर हमारे पास है तो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। आपके सिलेबस में नहीं है। प्रोटॉन का 1.6 × 10⁻⁻27 kg होता है। चलिए, तो अगर प्रोटॉन का आपको पता है तो आपको बस चार्ज और मास उनको डिवाइड कर देना है। तो चार्ज अपॉन मास रेशो पूछ रहे हैं वो आपसे, समझ रहे हैं? अल्फा पार्टिकल का, अल्फा पार्टिकल का मेरे को मालूम नहीं है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, डाइपॉजिटिव हीलियम एटम होता है मैं ना, बताता तो हूँ कि अल्फा पार्टिकल ऐसा होता है कि अगर हीलियम है ना, तो हीलियम में से आप मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, 2 का 2 आप डोनेट कर दो, ठीक है। तो वो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमको मालूम है, लेकिन उसका मास कितना है वो नहीं पता मुझे। और इसी तरीके से उस पर मास तो 4 होगा, 4 हो जाएगा तो हाँ, तो चलो अगर मास 4 हो जाएगा तो हम डिवाइड कर सकते हैं उसको, समझ रहे हैं? अल्फा पार्टिकल का बस आप एक बार करके बता दोगे, माफी में मैं देख कर बता दूंगा। मुझे अभी बता तो रहा हूँ कि मैं आपको गलत क्यों बताऊँ। मेरे को जब मैं कंफर्म हो जाऊँगा मैं देख कर और आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो मैं खुद ही श्योर नहीं हूँ उस चीज़ में, मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगा, ठीक है। और मुझे याद रहे तो आप उस क्वेश्चन को मुझे व्हाट्सएप कर देना। सर मुझे 2 चीज़ें पूछनी है सर। जैसे अभी इसमें डाउट पूछेगा तो सर ऐसे एग्जाम्स हमारे पास और मिले जो ना अभी चैप्टर में आगे बढ़ के जाएगा। हाँ हाँ, ऐसे अभी तो हम कराएंगे, अभी तो चैप्टर हुआ ही है शुरू। सर एक और डाउट है, मेरे को भेज दो, मैं बता दूंगा, ठीक है सर। ठीक है। ओके सर, एक और चीज़ सर, जैसे हम जब हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे सबसे स्मॉलेस्ट है एटम के लिए, तो सर उनमें चेंज क्यों नहीं किया कि एटम जैसे सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जबकि उससे भी स्मॉलर पार्टिकल है? बिल्कुल सही बात है। जो उसको चेंज क्यों नहीं करा, उस स्टेटमेंट को चेंज क्यों नहीं करा, उसका रीज़न ये है कि इलेक्ट्रॉन को मतलब कहीं पर एक जगह इकट्ठा करना वो पॉसिबल नहीं है कि हम इलेक्ट्रॉन को लेकर कहीं पर किसी एक इलेक्ट्रॉन को रख दें। इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए यहाँ से निकलेगा ना, किसी एक एटम में से निकलेगा, तो किसी दूसरे एटम के पास वो जाएगा, वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। इंडिपेंडेंटली इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करेगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेंगे ही नहीं। तो हम ये कहेंगे कि एटम भी बना हुआ होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, लेकिन एटम से और ज़्यादा छोटा कोई सब्सटेंस वो डिवाइड कर पाना, तोड़ पाना पॉसिबल नहीं होता। समझ गए? और फिर जैसे अगर प्रोटॉन इंडिपेंडेंटली, दोबारा बोलो। जैसे अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमने आके छोड़ दी तो फिर वो स्टेबल नहीं हो पाएंगे, वो स्टेबल नहीं हो पाएंगे। और वो ना, वो न्यूक्लियर फिजिक्स में आपको कभी आगे एडवांस क्लासेस में करेंगे, यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है। ओके सर, थैंक यू। हाँ, देखो जी, अब हम ये कहेंगे कि द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो अलग अलग एलिमेंट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वो सब में अलग अलग होते हैं। तो अब आप ये देखिएगा कि अब इस हिसाब से हम ये कहेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन, हमने कह दिया ऐसे ही सीधे सीधे कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और जो न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं। लेकिन ये चीज़ डिस्कवर कैसे हुई?
ये चीज़ सबसे पहले पता कैसे चली, तो हमारे सिलेबस में जो अगला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों की डिस्कवरी। तो नेक्स्ट आप हेडिंग लिखेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो ना इधर शुभ वो प्लग थोड़ा सा निकल रहा है, उसको लगा देना। बस बस बस, बस। नोट कीजिएगा द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम the existence of electrons in an atom was shown by J.J. Thomson The existence of electrons in an atom was shown by J.J. Thomson in 1897. In 1897, तो इसने इसका स्ट्रक्चर एक पुडिंग के तरह दिखाया था ना। नहीं वो नहीं है, वो अलग चीज़ है। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की बात कर रहे हैं। वो जो पुडिंग की तरह दिखाया था वो रदरफोर्ड के उसमें था, और वो किसने देखा, वो क्या था, पूरे एटम का स्ट्रक्चर था। तो अब देखिएगा कि थॉमसन पास इलेक्ट्रिसिटी, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, थॉमसन ने करा कैसे, उसकी डिस्कवरी करी कैसे। थॉमसन पास इलेक्ट्रिसिटी भाई इधर से ना लेफ्ट से थर्ड स्विच ऑन करना। हाँ बंद करो, फर्स्ट वाला करो बस। पता नहीं कहाँ से ये इन मौसम में कीड़े आ जाते हैं ना, ये देखो आने शुरू हो गए 2-4 हैं, तो फिर यहाँ बैठना मुश्किल हो जाएगा। अंदर वाले मतलब काटते रहे। हाँ, और ये पूरी फौज इकट्ठी हो रही है, तो ये उधर लाइट के पास चले जाएंगे। थॉमसन पास इलेक्ट्रिसिटी at high voltage through a gas Thomson passed electricity at high voltage through a gas at very low pressure through a gas at very low pressure taken in a discharge tube. अभी नोट करिए, मैं सारा कुछ एक्सप्लेन करूँगा। taken in a discharge tube, full stop. Streams of minute particles, next one, streams of minute particles were given out by the cathode. Streams of minute particles were given out by the cathode. ब्रैकेट में लिखें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव इलेक्ट्रोड
These streams of particles are called cathode rays. These streams of particles are called cathode rays. Are called cathode rays because they come out of cathode. Because they come out of cathode. अब एक डायग्राम बनाइएगा। क्या हो गया? कोई बात नहीं, वहाँ बैठ जाओ ना, खड़े होकर वहाँ बैठ जाओ, कुछ नहीं डिस्टर्ब कर रहा है। पॉजिटिव और नेगेटिव, देखिए ऐसा होता है कि ये जो हमने अरेंजमेंट करा है ना, ये कांच की ट्यूब है। तो जैसे कांच की टेस्ट ट्यूब होती है, तो आप ये समझिए कि टेस्ट ट्यूब इस एंड से भी बंद है और टेस्ट ट्यूब इस एंड से भी बंद है। और वो बंद जो है उसके अंदर बारीक सा एक होल था, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। उस होल के थ्रू हमने क्या करा, उस होल के थ्रू, एक होल के थ्रू तो हमने क्या करा कि अंदर जो एग्जिस्टिंग गैस थी वो सारी की सारी किसी इंजेक्शन की हेल्प से या किसी भी तरीके के पिस्टन की हेल्प से उसको हमने निकाल लिया। जो अंदर मौजूद गैस थी उसको निकाल लिया, और दूसरे होल की हेल्प से हमने क्या करा कि उसके अंदर कोई भी एक गैस हमने उसके अंदर स्टोर कर ली। कोई एक गैस, पहले क्या था, पहले उसके अंदर मिक्सचर था गैसेस का, यानी कि एयर थी उसके अंदर। तो अब हमने क्या करा कि एयर को तो रिमूव कर दिया एक एंड से, और दूसरे एंड से कोई दूसरी गैस उसके अंदर भर दी, और भरने के बाद इधर भी सील कर दिया और इधर भी सील कर दिया, दोनों तरफ से बंद। मतलब अब उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर सिर्फ एक टाइप की एक गैस होगी बस। फिर हमने क्या करा कि उसके इस तरफ एक वायर कनेक्ट करा और इस तरफ एक वायर कनेक्ट करा, और वायर कनेक्ट करके एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी का सिंबल होता है ये। बैटरी क्या होती है, जैसे कि आप उसमें जो आपका रिमोट होता है, टीवी का रिमोट होता है या एसी का रिमोट होता है, उसमें जो हम बैटरी डालते हैं तो वो देखने में ऐसे दिखाई देती है। वो इस तरीके की दिखाई देती है, इधर से थोड़ा सा क्वांटिटी होता है ये हिस्सा और इधर से फ्लैट होता है, ठीक है। इस पर कंपनी का नाम लिखा रहता है। तो इस तरीके की बैटरी होती है। तो हम ये कहेंगे कि ये तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये होता है इसका नेगेटिव टर्मिनल। तो बैटरी के दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। तो उसको बार बार किसी भी डायग्राम में बार बार बैटरी इतनी बड़ी दिखाने के बजाय तो उसका एक शॉर्टकट डायग्राम होता है, शॉर्टकट सिंबल होता है बैटरी का, कि पैरेलल लाइंस दिखा दीजिए, एक लाइन बड़ी और एक लाइन छोटी। बड़ी लाइन का मतलब है पॉजिटिव टर्मिनल और छोटी लाइन का मतलब है नेगेटिव टर्मिनल। अब आपने पॉजिटिव टर्मिनल से एक एंड कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल से एक एंड कनेक्ट कर दिया। किसी भी डिवाइस में बैटरी कनेक्ट करने का तरीका ये होता है। बोलो। लेकिन इसमें माइनस प्लस तो नहीं लिखा नहीं, मुझे तो जब ये जो बीम जाती है तो फिर गैस आयनाइज हो जाती है।
क्या 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 दोबारा बोलो। सर जैसे जब वो कैथोड रे जाती है तो उस पे गैस आयनाइज हो जाती है, तो इससे लिए प्लाज्मा नहीं क्रिएट होता। आ रहा हूँ मैं अभी उसी पर आ रहा हूँ, पहले ये देखिए तुम क्या कहते हो। सर ऐसे माइनस और प्लस थोड़ी ना लिखते हैं, मतलब बस ऐसे पैरेलल लाइंस बना देते हैं जैसे। नहीं माइनस और प्लस लिखते हैं, माइनस और प्लस लिखते हैं, ठीक है। तो अब जरा देखिएगा, आपको किसने बताया कि माइनस प्लस नहीं लिखते? सर नहीं लिखा जाता ऐसे। नहीं, किसने बताया? ये सपने में थोड़ी आ गई सर ये स्कूल में भी गलत बताया उन्होंने। जिसने भी बताया, आगे भी अगर किसी ने कह दिया माइनस प्लस नहीं लिखा जाता, वो भी गलत बोल रहा है। बताओ किसी ने कह दिया क्या, या कहीं किसी बुक में देखा हो तो बताओ। नहीं कहा नहीं, मतलब ऐसे लिखते नहीं है माइनस प्लस। ये किसने कहा है कि ऐसे लिखते नहीं है, ये तो बता दो। सर ऐसा कहा नहीं है, लेकिन लिखता नहीं कोई। कौन नहीं लिखता? सब लिखते हैं। तुम किस कौन सी दुनिया में किससे मिलकर आ गए कि कोई नहीं लिखता ऐसे? बताओ। बड़ा भाई आपका 12th स्टैंडर्ड में वो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहा है, उसकी फिजिक्स की बुक उठाकर देख लो, पूरी बुक भरी पड़ी है पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। वो तो 12th स्टैंडर्ड की बात है, आप 10th की बुक उठाकर देखो, एनसीईआरटी उठाकर देखो। हाँ जी सर वो लो प्रेशर की गैस के थ्रू जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं उससे तो प्लाज्मा भी डिस्कवर वो हुआ। भी वही चीज़ बता रहा था, मैं आ रहा हूँ उसी मैं आ रहा हूँ। तो हमेशा याद रखना कि जिसने भी आपको बताया उसको बिल्कुल बोलती बंद कर देना। अगर कोई कहता है ना कि पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं लिखते हैं, तो कहते हैं ना लिखते हैं। अब दुनिया की किसी भी किताब में जाकर उठाकर देख लो, और अगर कहीं पर नहीं लिखा हुआ है तो किताब गलत है, ठीक है। अगर किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ, और जो किताब है वो जो मेन चलती है पूरे इंडिया में जो चलती है वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ, अगर नहीं लिखा हुआ हो तो लिखा हुआ होगा। लक्ष्मीर सिंह मंजीत कौर एनसीईआरटी से भी पुरानी बुक है, उसमें भी लिखा हुआ है, ठीक है। 11th की 12th की इंजीनियरिंग की कहीं की भी आप किताब उठाइए, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो सिर्फ आप ये कहें कि किसी भी डायग्राम में ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, तो ठीक है। अगर सिर्फ ऐसा लिखा हुआ है तो कोई गलत नहीं है उसमें भी, लेकिन इस पर पॉजिटिव लिखा जाता है और इस पर नेगेटिव लिखा जाता है, ये हर बुक कहती है, हर एक बुक में लिखा हुआ है। चलो अब जरा देखिएगा, ये जब हम ये कहते हैं कि ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है, अब इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मैं आता हूँ अभी उस पर प्लाज्मा वाला जो द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम वाज शोन बाय जे थॉमसन। तो किसी भी उसमें एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, ये सबसे पहले किसने बताया? जे थॉमसन ने बताया, 1897 में बताया। थॉमसन ने करा क्या कि थॉमसन पास इलेक्ट्रिसिटी एट हाई वोल्टेज थ्रू अ गैस एट वेरी लो प्रेशर टेकन इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। गैस एट वेरी लो प्रेशर, तो गैस एट वेरी लो प्रेशर का मतलब क्या है कि आपने गैस को सिंपली भर दिया, जैसे किसी सिलेंडर में गैस को भरा जाता है ना, ये कंप्रेस करके बहुत हाई प्रेशर पर भरा जाता है, तो वो काम नहीं करा, आपने गैस को ऐसे ही भर दिया, मतलब गैस इज़ फ्री टू मूव, उसके अंदर आराम से मूव कर रही है। अगर आप एलपीजी सिलेंडर देखेंगे, एलपीजी सिलेंडर के अंदर गैस को ना कंप्रेस करके बहुत ज़्यादा दबाकर अंडर हाई प्रेशर उसको भरा जाता है। तो अगर आप एलपीजी सिलेंडर को हिलाकर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको पता चलेगा, ऐसा लगेगा जैसे अंदर पानी भरा हुआ है, कुछ लिक्विड हिल रहा है। क्यों हिल रहा है लिक्विड? क्योंकि आपने उस गैस को भरा कैसे है, बहुत हाई प्रेशर पर आपने उसको दबाकर भरा है। तो जब गैस में हम बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स नज़दीक आ जाते हैं, और गैस के मॉलिक्यूल्स जब नज़दीक आ जाते हैं तो उनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इतना कम हो जाता है जैसे कि किसी लिक्विड का हो। ऐसे ही लिक्विड को और ज़्यादा कंप्रेस करने लगो, और ज़्यादा कंप्रेस करने लगो, तो क्या होगा कि लिक्विड के पार्टिकल्स बहुत नज़दीक आ जाएंगे, और जब वो बहुत नज़दीक आ जाएंगे तो क्या होगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। हम एक उसमें एक कंटेनर में हम दूध ले लें, एक गिलास में दूध ले लें, उसके अंदर बॉर्नवीटा या कुछ भी मिलाकर हम चॉकलेट शेक बना लें, और उस चॉकलेट शेक को हम फ्रीज़र में रख देते हैं। अब फ्रीज़र में रख दिया तो 1 घंटा 2 घंटा या 3 घंटा जितना भी टाइम लगेगा उतने टाइम में वो जम जाएगा ना, हम कहेंगे अच्छा आइसक्रीम बन गई, ठीक है। तो क्या वो उतनी परफेक्ट आइसक्रीम बन जाएगी जितनी मार्केट में मिलती है? नहीं बन पाएगी, ठीक है। टेस्ट वाइज भले ही उतना अच्छा हो वो, लेकिन क्या वो उतनी स्ट्रॉन्ग, उतनी सॉलिडिफाई हो पाएगी? हम ये कहेंगे उतनी सॉलिडिफाई नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि जो रेफ्रिजरेटर्स जो बड़े वाले होते हैं जिनको डीप फ्रीज़र बोला जाता है, वहाँ पर 2 काम एक साथ करे जाते हैं। एक तो टेम्परेचर कम करा जाता है, और टेम्परेचर कम करने के साथ साथ जो भी लिक्विड होता है उस पर प्रेशर डाला जाता है बहुत ज़्यादा। तो प्रेशर डालने से क्या होता है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं। तो डीप फ्रीज़र में अगर कोई भी चीज़ आप डालेंगे, आइसक्रीम का सॉल्यूशन अगर आप डालेंगे तो आइसक्रीम बनकर तैयार हो जाएगी आधे घंटे के अंदर। क्यों? क्योंकि आपने दोनों काम कर दिए वहाँ पर, टेम्परेचर भी आप रिड्यूस कर रहे हैं और आप उसको कंप्रेस भी कर रहे हैं, ठीक। तो आप ये देखिएगा कि वही काम यहाँ पर, मैं इस चीज़ को क्यों बता रहा था कि उन्होंने कहा कि थॉमसन पास इलेक्ट्रिसिटी एट हाई वोल्टेज थ्रू अ गैस एट वेरी लो प्रेशर टेकन इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। तो गैस जो है जो इसके अंदर भरी जानी है वो लो प्रेशर पर भरी जानी है।
मतलब उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर फ्री टू मूव। जो हम वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई करेंगे वो बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे। हाई वोल्टेज जैसे कि घरों में आती है, तो हमने कहा घरों में 220 वोल्ट आता है। आप सबके घरों में इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगे हुए होंगे, उस पर देख लेना, थोड़ी बहुत देर में 220 लिखा हुआ आपको दिखाई दे जाएगा, नीचे V लिखा हुआ होगा छोटा सा 220 वोल्ट। तो इतना ज़्यादा हाई वोल्टेज आपने उसको प्रोवाइड करा दिया। हाई वोल्टेज प्रोवाइड कराने से क्या होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ पर वायर कनेक्टेड है, तो ये वाला एंड भी पॉजिटिव हो जाएगा, या ये वायर कनेक्टेड है तो ये नेगेटिव टर्मिनल है तो ये वाला एंड भी नेगेटिव हो जाएगा। अब अंदर जो आयंस होते हैं ना, आयंस की एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे आप देखिए हमने लास्ट वाले चैप्टर में ही देखा था कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का वैलेंसी मैंने बताई थी 2+, तो इसका मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज एक आयन था, और क्लोरीन की वैलेंसी 1- तो ये नेगेटिवली चार्ज था। तो अब हम बोलते हैं कि इनकी वैलेंसीज इंटरचेंज हो जाएंगी और ये बन जाएगा MgCl2। इसका मतलब क्या है कि ये कंबाइन करके एक कंपाउंड बन गया, मतलब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। तो इन दोनों में अट्रैक्शन होता है, पॉजिटिव में और नेगेटिव में। तो इसका मतलब क्या है, ये जो पॉजिटिव है ना, अच्छा ये जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है इसको बोलते हैं हम एनोड, और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल को बोलते हैं कैथोड। और जब हाई वोल्टेज अप्लाई करी जाती है, हाई वोल्टेज अप्लाई करी जाती है, हाई वोल्टेज में होता क्या है कि एनोड की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, हाई पॉजिटिव चार्ज, हाई पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहाँ से ये नेगेटिव जो पार्टिकल्स हैं, नेगेटिव पार्टिकल्स को, अभी तक मैं उसको नाम नहीं दिया है, नेगेटिव पार्टिकल बोल रहा हूँ मैं सीधा, वो नेगेटिव पार्टिकल को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो जब यहाँ से नेगेटिव पार्टिकल्स टूट कर इसकी तरफ जाने लगेंगे, तो ऐसा दिखाई देगा इसके अंदर जैसे कि एक स्ट्रीम मतलब सीधी सीधी लाइंस, जैसे कि स्ट्रीम्स इस तरफ जा रही है, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। वो पॉजिटिव की तरफ जब वो सारी की सारी स्ट्रीम अट्रैक्ट होती जाएंगी, तो हम ये बोलेंगे कि क्योंकि इस टर्मिनल को कैथोड बोला जाता है, तो यहाँ से जो ये रेज निकल रही है इनको कैथोड रेज बोल देते हैं। कैथोड रेज क्यों निकल रही है, क्योंकि हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज का मतलब पॉजिटिव चार्ज हाई होता है, वो पॉजिटिव हाई पॉजिटिव चार्ज जो है इधर से नेगेटिव वाले को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। समझ गया मेरी बात, ठीक है। तो जब नेगेटिव को खींचने की कोशिश करेगा, तो हम ये देखेंगे कि इस पूरे के पूरे डिस्चार्ज ट्यूब में जहाँ जहाँ नेगेटिव चार्ज है, सारा का सारा नेगेटिव चार्ज टूट कर के, अरे वाह हमें हमारा भाई मिल गया, हमें हमारा पॉजिटिव चार्ज मिल गया, तो वो अपने पॉजिटिव चार्ज के पास जुड़ने के लिए स्टेबिलिटी की तलाश में वो जाने लगेंगे उस तरफ। तो ये जब नेगेटिव चार्ज इस तरफ जा रहा है, तो इनको हम कैथोड रेज बोलते हैं। और कलेक्टिवली, ये तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया, कैथोड रेज शुरुआत में इनको कहा जाता था, इसी चीज़ को फिर इलेक्ट्रॉन बोल दिया गया। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जब उस तरफ जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो उस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को जे थॉमसन ने नया नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन कह दिया, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसी चीज़ को मैं लिखवा देता हूँ आगे। उन्होंने बोला शुरुआत में, दीज स्ट्रीम्स ऑफ पार्टिकल्स आर कॉल्ड कैथोड रेज बिकॉज दे कम आउट ऑफ कैथोड, क्योंकि वो कैथोड से बाहर आ रहे हैं, तो इसी को हम कैथोड रेज बोलते हैं। अच्छा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, इन तीनों में से कोई एक टॉपिक 101% पेपर में आएगा, तो इनको लर्न कर देना, विद दिस डायग्राम लर्न करना है, डायग्राम कुछ छोड़ देना, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा, कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स of small negatively charged particles cathode rays consist of small negatively charged particles called electrons full stop. Since all the gases form cathode rays,
Since all the gases formed cathode rays, it was concluded that all the atoms contain all the atoms contain negatively charged particles called all the atoms contain all the atoms contain negatively charged particles called electrons. Negatively charged particles called electrons. This is how electrons were discovered. This is how electrons were discovered. भाई तो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई, ठीक है, फिर प्रोटॉन्स की डिस्कवरी देखेंगे भाई नेक्स्ट क्लास में. आज इतना कर दीजिए, कल होगी क्लास आपकी वही शाम का टाइम 7 बजे का, ठीक है ना? नहीं कल तो मैथ्स होगा.